गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। जेनीवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की सवाबदीदी हिरासत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप ने बानी तहरीक इंसाफ की फौरी रहाई का मुतालबा करते हुए उनकी गिरफ्तारी को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जब ये खबर कल आई उसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस हुआ। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। 5 माहिरीन पर मुश्तमिल इस वर्किंग ग्रुप के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा अमल दरामद का पाबंद नहीं है, लेकिन इस ग्रुप की साख आलमी सतह पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अहमियत रखती है। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर करारदाद के बाद, क्योंकि उसकी भी काफ़ी इम्प्लिकेशंस थी, उस पर भी बातचीत हुई हुकूमत की तरफ से, फिर जवाबी वार भी हुआ। अब ये दूसरा मामला हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए क्या आलमी सतह पर एम्बैरसमेंट का बाइस बन सकती है, ये एक सवाल है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप के इस मुतालबे पर हुकूमत काफ़ी ऑब्वियसली मुज़दरब दिखाई देती है और इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ की लॉबिंग का नतीजा करार दे रही है। हुकूमत का ये जो इल्ज़ाम है किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुल्फ़ी बुखारी की लॉ फर्म ने पटिशन दायर कर रखी थी। इसी पटिशन पर अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की कार्रवाई में ये नतीजा अखज़ किया गया कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कुछ जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी और इन्हें कैद में रखने का कोई जवाज़ नहीं था। ऐसा लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मकसद उन्हें सियासी ओहदा रखने और आम इंतखाबात लड़ने से नाअहल करार देना था। बानी PTI की बिला जवाज़ गिरफ्तारी का सद्देबाब उन्हें फौरी तौर पर रहा करके और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुआवजा फराहम करके किया जा सकता है। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पटिशन पर पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर जवाब अब आ गया है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर-इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर उनका जो स्टेटमेंट आया है उसको भी देख लेते हैं। वज़ीर कानून कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी तहरीक इंसाफ एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की करारदाद को तहरीक इंसाफ की साजिश करार दिया है। लेट्स वॉच हिम। 2016 में हम PR फर्म हायर करते हैं यूके में, और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं UN वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है। आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के लिए के खिलाफ उसी PR फर्म को एक्टिव करते हैं जो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई है दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक्स पर भी इस पर एक पोस्ट की है, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने महीनों की मेहनत के बाद अपनी राय दी है जो जाहिर करती है कि बानी तहरीक इंसाफ की नज़रबंदी गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है। हसन रज़ा पाशा साहब, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है? हाउ कैन यू से कि आपके मुल्क के जो मामलात हैं वो अब आपके मामलात नहीं हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया कि ये जो वर्किंग ग्रुप है, पहले तो देखना है कि क्या इसकी लीगल बैकिंग है और क्या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इसका क्या लाइज़ान है। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा इसको समझा जा सकता है या नहीं। ये मुझे लगता है कि एक थिंक टैंक या NGO टाइप एक तंजीम है। मसलन आपने देखा होगा कि इधर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल बनाया हुआ है। अब वर्ल्ड जुडिशल जब आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जुडिशरी जो है वो उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। एक पैनल है, एक थिंक टैंक है, दोस्तों के एक चंद दोस्तों ने मिलकर एक बनाया हुआ है। तो
क्या उनकी राय जो है वो इतनी अहमियत की हामिल है कि वो असरअंदाज हो सकेगी जुडिशरी पे या बार एसोसिएशन पे या बार काउंसिल्स पे? तो इस तरह नहीं है। तो यही इसी तरह ही ये वर्किंग पैनल है जो कि अपनी उन्होंने बिल्कुल आज ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी और उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है कि क्या जुल्फी बुखारी साहब ने जो जिस फर्म को फैसिलिटेट कर जिस फर्म को हायर किया था फैसिलिटेशन के लिए, क्या उसी फर्म के ज़रिए वहाँ तक अप्रोच हुआ? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अमेरिका में अपनी लॉबियस्ट फर्म हायर करती हैं और यहाँ तक पता चला था कि 25 से 30 हज़ार डॉलर पर मंथ जो है वो देते हैं अपनी लॉबियस्ट फर्म्स को, जो कि वहाँ के जो सेनेटर्स और पार्लिमान के मेंबर हैं उनसे मुलाकातें जो है वो तय करती हैं लंच पे या डिनर पे और उसके बाद वो माइल करते हैं कि इस मामले पे उनकी मदद दरकार है और मोस्ट ऑफ दी जो सेनेटर्स हैं वो जब पैसे फंड्स की सूरत में पैसे वसूल बादशाह कर साहब, लेते क्योंकि हैं हमने खुद तो वो जिक्र फिर किया, देते हैं। अगर मुझे इजाजत है, अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की, यूएन वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट जारी की, लेकिन हमारे पास अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का ऑफिशियल वर्जन है। उन्होंने ये कहा था कि ये मामलात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, खासतौर पे बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी। लेकिन अगर हम ठीक है, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि यहाँ पे ना हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, यहाँ पर नहीं हो सियासी गिरफ्तारियाँ, मगर ये एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, पाकिस्तान के लीगल मामलात के थ्रू होना चाहिए, ना कि ये तासुर जाए। अब अगर होती भी है रिहाई तो तासुर नहीं जाएगा कि देयर इज एन इंटरनेशनल एलिमेंट हियर। जी बिल्कुल, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि कंडेम करना चाहिए जिस अंदाज में हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी हो रही है। क्या हम इसको मदाखलत ना कहेंगे? इसी तरह की मदाखलत जिस तरह साइफर के मामले में पीटीआई वाले बात कर रहे हैं, अगर वो मदाखलत है तो ये भी मदाखलत है। देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जहां भी हो, चाहे वो बानी पीटीआई के साथ हो, चाहे वो किसी और कैदी के साथ हो, हम इसकी आवाज बुलंद करते हैं। और आपने देखा कि पहले बानी पीटीआई को जब अडयाला जेल में रखा गया था तो उनको आम सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। कोर्ट्स की इंटरवेंशन की वजह से जब कोर्ट्स के रूबरू ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको फैसिलिटेट करें और कोर्ट्स के ऑर्डर्स के तहत उनको दी गई सहूलियात जो कि आम कैदियों को मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साबिक वजीर आजम है, उनका राइट बनता है। सवाल ये भी किया जाता है पीटीआई की तरफ से, लेट्स आस्क द क्वेश्चन के जो एक्चुअल उनको मिलनी चाहिए सहूलियात अकॉर्डिंग टू द मैनुअल वो नहीं मिल रही। इज दैट आपका कमेंट? मेरा ख्याल है कि मिल रही हैं और मिलनी चाहिए भी। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, नैब एक्ट में अमेंडमेंट के लिए, और उसमें ये कहा गया, ये पर्सनल स्पेसिफिक अमेंडमेंट बनाई गई थी थ्रू ऑर्डिनेंस। जिस उस वक्त नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे और उन्होंने ये कहा था कि नैब के किसी भी कैदी को जो भी नैब का जेल में सी क्लास देनी चाहिए। ये पर्सनल स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई थी। हमने उस वक्त भी कंडेम किया था कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। और आज भी अगर इस किस्म की अमेंडमेंट आती है जिसमें उनको सहूलियात में कमी की तरफ मामला जाता है तो हम उसको भी कंडेम करेंगे। आज ये सवाल हुआ, सहाफियों ने ये सवाल किया बानी पीटीआई से कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तान की से मुतालिक है, इंतखाबात के मुतालिक है, जबकि साइफर मेरी हुकूमत के खात्मे से मुतालिक था, तो फर्क है। वो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, चूंकि वो भी पार्लिमान में नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी और वो पाकिस्तान का आइन ये इख्तियार देता है पार्लिमान के मेंबर्स को कि वो किसी भी वक्त, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ से मुदाखलत आ गई? कोई अमेरिकी पार्लिमान के कोई
मेंबर्स तो नहीं बने थे कौमी असेंबली के मेंबर्स के, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट की राइट थी। हसन तो मैं नहीं रजा समझता साहब, कि ये थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान एंड पॉलिटिशियन एतजाज एहसन साहब। डिटेल्ड गुफ्तगू होगी क्या रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिलने जा रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी जा रही हैं, या वापस हुकूमती इत्तेहाद के पास जा सकती हैं। आगे जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में क्या राय है एतजाज एहसन साहब की? राइट आफ्टर एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने या ना मिलने का फैसला अब हमें करीब नजर आ रहा है। इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत गहरी होंगी पाकिस्तान की सियासत पर। हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, बल्कि ये सीटें किसको दी जाती हैं, आगे जमहूरियत की क्या रवायत होगी और रिजर्व सीट्स की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन किस तनासब से होनी है, ये तमाम बातें अब मंजर नाम पर आने जा रही हैं। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी रिमार्क्स दिए कि साबित करें कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किया है तो हम उड़ा देंगे, जबकि जस्टिस अतर मनिल्ला ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से एक बड़ी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो गई। इसी इजाफी नोट में जस्टिस साहब लिखते हैं कि बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत की गई। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब। थैंक यू सो मच एतजाज साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मखसूस नशिस्तों के मामले में जस्टिस अतर मनिल्ला ने इजाफी नोट जारी किया है जिसमें कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबी धांधली से मुतालिक दरख्वास्त को मखसूस नशिस्तों के केस के साथ ही सुना जाए। अब आपके ख्याल से ऐसा पॉसिबल है? देखें, जहाँ तक तो धांधली का सवाल है, ये 2024 की इलेक्शन में इसका तो अब बहुत ही सबूत बाहर आ चुका है, बहुत सारा। जिनको उन्होंने मख्फी रखना है वो हैं फॉर्म 45। फॉर्म 45 अताउल्लाह तारर का मंगा लें, ओन चौधरी का मंगा लें, लाहौर से देखें आप, लाहौर से आपने देखा जो फॉर्म 45 आया, ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाया, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का और दीगर जो लगाए, उनमें कितनी ज़्यादा ऊपर उनके फोर्जरीज हुई थी। 3 का 8 बनाया हुआ है, 2 का 5 बनाया हुआ है, 14 का 614 बना दिया है, और इस तरह वो ले गए उनको लाखों में वोट। ये जिस दिन निकले उस दिन ये सारी इनकी क्रेडिबिलिटी भी क्या है, इनकी जो कुछ इनके बारे में आप इनकी सियासत ख़त्म हो जानी है। अब वो फॉर्म 45 चूँकि नहीं निकाल रहा है, और कुछ ट्राइब्यूनल ने जब माना, इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल ने मांगा फॉर्म 45 लाने को, अपने अपने कैंडिडेट्स ले आए, तो मुस्लिम लीग नवाज़ वाले फ़ौरन भाग गए कि इनको ट्रांसफ़र करो, और दूसरे शुरू हो गए कि ये तरमीम करो कि रिटायर्ड जजेस में से भी लिए जा सकें। और ये वो तो उनके लिए तो बहुत घबराहट की बात है, और उन्होंने 1 साल गुजारना है। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं, सेक्शन 99 जो ऑफ सब सेक्शन 7 सेक्शन 99 का जो है वो ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017, वो कहता है 1 साल प्रिजर्व करके रखेगी इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रिकॉर्ड सारे को। 1 साल के बाद वो डिस्ट्रॉय कर देगी। अब नोटिफिकेशन से पहले 5 साल होता था, इन्होंने मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत में 1 साल कर दिया, क्योंकि इनको मालूम है ये इलेक्शन पहले भी किस तरह जीतते रहे हैं। वो के डब्बे बैग्स खुलेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, और रिकाउंटिंग के लिए बैग्स को खोलना नामुमकिन बना दिया इन्होंने, और ट्राइब्यूनल्स अपने लगे हों, बैग खुले ना, 5 साल गुजर जाए, और ये अब 1 साल गुजारने के
गम में है, लेकिन अगर बैग वो खुल गए है तो सारी बात शफाफ हो जाएगी, हर चीज़ शफाफ हो जाएगी। सो जो इम्प्लिकेशन आ रही है एतजाज़ साहब कि अगर हम इनको इकट्ठे करें या हम इनका तासुर भी दें कि मखसूस नशिस्तें भी जुड़ी हुई हैं इसी बात से, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के मामले से, सो इम्प्लिकेशन या इंसिनुएशन ये जाएगी कि ये सब एक प्लान्ड तरीक़ाकार था। बिल्कुल प्लान था, और 2013 में भी ये फार्मूला अप्लाई किया। 2013 में आपको याद होगा जब काउंटिंग ख़त्म हो गई, जब वोटिंग ख़त्म हो गई, सारे वोटर्स अपने घर को चले गए, 5-6 बज गए, 5 बजे तक वोट थे, ख़त्म हो गई। उसके बाद मियाँ साहब आए अपनी बैल्कनी पे और उन्होंने कहा सुन लो जो सुनना चाहते हैं, मैं सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ ये 2/3 मेजॉरिटी, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी कैसे कोई दे सकता था जब वोट ही ख़त्म हो गए थे, वोटिंग का टाइम ही ख़त्म हो गया था। उस वक्त सिर्फ वो दे सकते थे जो बैग्स को मिस हैंडल कर सकते थे कि फॉर्म 47 को ले आए ऊपर और फॉर्म 45 को गायब कर दें। अब ये वो कर सकते थे जो उनके हैंडलर्स थे, जिन्होंने 2018 में भी किया, जिन्होंने 2024 में भी अब किया है। इस दफ़ा इसलिए पकड़े गए हैं कि वो राजा सुल्तान सिकंदर ने ऑफिशियल वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो असली इनके फॉर्म्स 45 थे या जो बल्कि फर्जी बनाए गए थे, जिनको उनको असली के जो उनके पास हैं वो इन्होंने वो अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। जब वेबसाइट पे लगा दिए तो बहुत सारे लोगों ने उनको डाउनलोड भी कर लिया और बहुत सारे लोगों के पास हैं उनकी कॉपियाँ, लेकिन 4 घंटे के अंदर अंदर इनको पता लगा कि ये तो मियाँ साहब की जो फॉर्म है अगेंस्ट डॉक्टर राशिद, यास्मीन राशिद, उसमें तो कई जगह 2050 वोट को 250 या 1250 कर दिया है, कहीं 338 को 638 कर दिया हुआ है। तो वो तो सारा लोगों ने देख लिया, लोगों के पास आ गए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग हमें याद कराया 2013 में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने आके तकरीर कर दी थी, उस पर बड़ी तनकीद हुई। इस दफ़ा 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब चले गए थे अपने जहाँ पे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स भी थे, फिर ख़बरें भी चली, आपने भी देखा होगा कि वो चले गए हैं। फिर काफ़ी घंटों के बाद हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहब आई और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हम क्यों नहीं बात कर रहे थे, हम देयर वाज द रीज़न, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, और फिर उन्होंने हर चैनल पे जाके ये बात बताई। इस दफ़ा आपके ख्याल से क्यों एकदम से खामोशी हुई थी? इस दफ़ा ये हुआ कि तब तक तो ठीक था जब तक ये 2013 या 18 किस्म के इलेक्शन थे। इस दफ़ा मेरा ख्याल है जो बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है, उन्होंने, मेरा क़यास ये है और यही वो क्लेम करते हैं जब कभी मिलते हैं कोई उनके कैंडिडेट, उन्होंने बड़ा इंश्योर किया था कि फॉर्म 45 का जो इजरा हो, रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर, हर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर थे, वो लेके और अपने सदर हल्के के सदर दफ्तर पहुंचाना है। ये मुझे सलमान राजा जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बताया। इसी तरह दीगर जो हमें मिलते रहते हैं पीटीआई के लोग, वो कैंडिडेट्स, वो यही बताते हैं। राइट। सो फॉर्म 45 वो लाश है जो हर पंजाब से जीते हुए एमएनए के सेल में गड़ी हुई लाश है। वो खुद ला के दिखा दें, अगर नहीं है उसमें लाश, वो खुद अपने सहन को ओपन करें या वो ला के फॉर्म 45 अपनी पेश कर दें, बताएं क्या है उसमें लिखा हुआ। सो ये बात तो अमरीकी ऐवान में जो करारदाद पास हुई उसमें भी इसका जिक्र हुआ, मगर हुकूमत ने जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद पास की है और अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया है।
हाउ डू यू लुक एट इट? क्या इस पे डिमार्च भी करना चाहिए? फिर डिमार्च करना चाहिए था, डिमार्च नहीं किया इन्होंने कौमी असेंबली पे डाल दिया सारा। यही तो इनका, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कमाल है कि कौमी असेंबली पे डाला। डिमार्च फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए था, आज तक नहीं किया। अगर आप डिमार्च ना करें तो आपने तस्लीम कर लिया। यानी जब वो असद मजीद एम्बेसडर ने एक साइफ़र भेजा, जिस साइफ़र के में कोई ऐसा राज भी नहीं था कि न्यूक्लियर राज होता, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी का राज होता हमारा, उसमें कोई डिफेंस स्ट्रेटजी होती। उसमें सिर्फ ये था कि एक अमेरिकन डोनाल्ड लू हाई ऑफिसर ने इसको हमारे सफ़ीर को कहा है, फॉर्मली कहा है, फॉर्मल मीटिंग करके, कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटाओ वरना हम माफ़ नहीं करेंगे, और फ़ौरन हटाओ। अब वो उसने आगे पास ऑन कर दिया। वो इनकी बदकिस्मती कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी भेज दिया। वो नॉर्मल रूटीन में प्राइम मिनिस्टर के तो ख़िलाफ़ ये बात थी, और प्राइम मिनिस्टर ने हलफ लिया हुआ है जो, उसमें ऐसी बात लोगों को बतानी उसके लिए लाजिम है। वो प्राइम मिनिस्टर का हलफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो वो दो हिस्सों में है। एक हिस्सा है कि मैं सीक्रेट रखूँगा सब कुछ, दूसरा हिस्सा है लेकिन अगर मेरे मुनासिब और कार के मुताबिक ये ज़रूरी हुआ तो मैं बताऊँगा लोगों को, मैं उसको डिसाइफर को डीक्लासीफाई भी करूँगा। मैं ऐसा मामला नहीं छुपा के रखूँगा लोगों से जो लोगों के इल्म में होना चाहिए। स्टेट बैंक में डकैती हो जाए, स्टेट बैंक के खुदा ना खास्ता बड़े अफसरान उसमें मुलव्वस हो, तो प्राइम मिनिस्टर शेयर भी ना करे लोगों से कि ये लोग मुलव्वस हैं। ठीक है, उसको पता तो लगेगा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये तो कोई बात नहीं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन में इंतखाबी निशान मरकजी हैसियत रखता है, लेकिन वो ही वापस ले लिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा जा सकता था। ये कंफ्यूजन कहाँ से आई है? ये कंफ्यूजन एक बुनियादी बात से आई है, बुनियादी बात, फाउंडेशनल। वो ये है कि हम सब, मैं ये पहला आदमी हूँ जिसने इसको बार बार कहना शुरू किया, बार बार इसको, वरना हम समझते हैं कि ये निशान जो है तीर का, शेर का, बल्ले का, ये निशान पार्टी का निशान है। ये दरअसल पार्टी का निशान नहीं है, ये निशान वोटर का है। जब 75% वोटर आपका पढ़ लिख ना सकता हो तो भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यहाँ निशान भी दे देते हैं। एक बीबी कहती है मैं 70 साल की हो गई बच्चे, मैंने अपने कैंडिडेट को, बीबी शहीद के बेटे को वोट डालना है, बिलावल को, मैं किस तरह डालूँ? नाम 40 लिखे हुए वहाँ या 20 लिखे हुए, मैं नहीं पहचान सकती उसको। आप कहते हैं बीबी आप जाएं और जहाँ तीर का निशान, ये इस किस्म का निशान आप देखें, उस पर आप मोहर लगा दें। वो खुशी खुशी जाती है, वापस आके कहती है मैंने अपनी भांजे को वोट डाल दिया, और वो खुश होती है। अब ये चीज़, ये ओनरशिप है उस वोटर की। आप उस वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, 75% ऑफ द वोटर्स को से आप को महरूम कर रहे हैं वोट का। अब ये नहीं सोचा गया, यही सोचा गया पार्टी का निशान पार्टी से ले लो, पार्टी को दिया पार्टी से ले लो। ये कौन होता है राजा सुल्तान सिकंदर? ये किस बाप का बेटा है जो इसके पास ये इख्तियार है कि करोड़ा लोगों को एक कलम की जुम्बिश से ये डिसएनफ्रेंचाइज कर दे? अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो सीट्स हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जाएंगी या पीटीआई के पास जाएंगी? व्हाट डू यू थिंक? देखें, इसका हिसाब लगाएं। वो आयशा, जस्टिस आयशा बार बार पूछती रही कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या मानी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या मानी। मैं बताता हूँ उसके क्या मानी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में फ़र्ज़ कीजिए 60 सीटें ही हैं ख़वातीन की, 200 जनरल सीटें हैं। ये ज़रा मैं 0-0 से ले रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। 200 सीटें हैं जनरल, उन पे इलेक्शन हो जाती है। मेरी पार्टी 100 सीटें ले लेती है, यानी 200 में से 100।
अब मेरी पार्टी को हक है कि वो 50% ऑफ द विमेन सीट ले जाए, 30 मेरे नाम चली गई, ठीक। अब पार्टी बी है, उसको 40 मिलती हैं 200 में से, यानी वो 1/5 ले सकती है आउट ऑफ 60, 1/5, उसको 12 मिल गई, और फर्ज करो पार्टी कोई है ही नहीं। अब ये 12 और 30 42, बाकी 18 सीटें तो खाली रह गई, ठीक। अब सवाल है क्या ये 18 सीटें 60 की जो 18 है ये आप किसी और जमात को दे सकते हैं? आइन तो नहीं मानता। मेरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है मैं उसमें नहीं जाता, पर आइन ये नहीं मानता। आइन कहता है प्रोपोर्शनेट पे आप रुक गए हैं, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आप डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते। अब ये 18 सीटें वेकेंट रह जाती, कोई बात नहीं। आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कितनी भी वैकेंसीज हों, और कई दफ़ा 6-7 वैकेंसीज हो जाती हैं। बाई इलेक्शन जिस वक्त हुए थे तो पता नहीं 14-15 सीटें थी जो इन पर बाई इलेक्शन हुए थे। अभी जो रिसेंट बाई इलेक्शन हुए उसमें मेरा निशान अभी तक अंगूठे से में लगा हुआ है, चल रहा है। अब बाई इलेक्शन होती हैं तो वो 18 सीटें भर जाती हैं। तो ये आइन 66 का कहता है, आर्टिकल 66 ये कहता है कि एक नेशनल असेंबली की किसी कार्रवाई पे, सेनेट की भी, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई वैकेंसीज है या नहीं है। और मैं ये अर्ज़ करता हूँ उसकी वजह यह है कि मिनिमम जो कॉन्स्टिट्यूट कर देता है नंबर पार्लियामेंट को, वो है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, विच इज़ जब 342 थी तो 81 थे, अब 80 या 366 है, तो उसमें 79 या 80 होंगी जो कोरम है। तो मिनिमम कोरम अगर होगा तो पार्लियामेंट है, द रेस्ट में बी ऑल वैकेंसीज। शाह खान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा 1999 के टेक ओवर और शरीफ राजरान की जो गिरफ्तारी हुई थी, पूरा उन्होंने हमें वाक़या दोबारा सुनाया, आई एम श्योर आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे थे तो वो बहुत दुखी थे, इतना कि वो रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे और मुसलसल रोए जा रहे थे और बहुत मजबूर हो गए थे वो, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उस वक्त आप नवाज शरीफ साहब के वकील थे, आपको उस वक्त बहुत प्रेशर था इन लोगों के पास ऊपर? भाई मुझे तो ये मालूम है इनके जाने का कि मेरे पास मरहूमा तशरीफ़ लेके आई कुलसूम बीबी, और उन्होंने मुझे कहा ये गालबन 7 तारीख दिसंबर की, 7 या 8 तारीख को 2000, उन्होंने मुझे कहा कि तेज़ कर दो ज़रा स्ट्रगल इन दी कोर्ट्स, और ये ज़रा जल्दी करो। मियाँ साहब कहते हैं लड़ना मरना जो कुछ है बस मैंने अब यहीं है, और मुझे कोई कहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, और आप प्लीज़ इसको तेज़ करें और कार्रवाई को। मैंने वो जो ही गई मैंने सबको बुला लिया अपने एसोसिएट्स को, मैंने कहा भाई तुम ये एप्लीकेशन दो, तुम ये एप्लीकेशन दो। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच 5 मेंबर बेंच के सामने वो केस था। फलक शेर जो इनके चौथे भाई बताए जाते थे, इनके वालिद साहब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ना लगने दी वो भी पिटिशन। 9 तारीख की शाम को मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि मियाँ साहब तो चले गए हैं सऊदी अरब। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। वो कहें, प्रेस वाले कहें जी हो गया है। उस वक्त ये टेलीविज़न 24/7 नहीं होता था इस तरह 2000 में। तो वो उन्होंने पकड़ के वो कहा कि नहीं जी वो चले गए। दूसरे दिन अखबार में खबरें लगी हुई हैं, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि जा ही नहीं सकते, दूसरी तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं कि वो जा रहे हैं, वो जहाज़ में बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जो सऊदी अरब के बादशाह का जहाज़ है उसमें चढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि रोते गए हैं कि हंसते गए हैं, आई डोंट नो।
बट ये भी कहा उन्होंने, क्योंकि तैयारा साजिश का केस था, ही सेड कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केस है। वो उस वक्त MD PIA थे, एंड ही सेज कि उसमें तो फांसी हो सकती थी, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुई भी थी पहले। अल्लाह ना करे किसी फांसी या सज़ा भी हो सियासतदान, ना ही सियासतदान को इसका हकदार हो कि उसको सज़ा हो किस्म की। मेरी तो ये दुआ रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो तैयारा को अगवा का केस वाकई सख्त केस था, क्योंकि अगवा के लिए ये कहते हैं कि जी अगवा के लिए वो ये कौन सा जहाज़ पे थे, जहाज़ के ऊपर होते, वहाँ पिस्तौल निकाले होते, वहाँ मुसाफिर होते तो अगवा कर सकते थे। आजकल तो आप सैटेलाइट भी अगवा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है खलाओं में चलती हुई, उसको कोई ऐसी हैकिंग टेक्नोलॉजी बना ले तो ले जा सकते हैं। इसमें तो मुसाफिर भी 250-300 मुसाफिर बैठे हुए थे और उनकी जानें भी ख़तरे में आई थी। तो ये शायद खाकान साहब दुरुस्त कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त रनवे फिजिकली बंद कर दी गई थी, रनवे फिजिकली, और 2 फ्लाइट्स पहले कर दी गई थी डाइवर्ट, और इनको भी कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। जी नवाब शाह भेज रहे थे इनको, जी नवाब शाह इंतज़ाम किया हुआ था। तो अब क्या कहा जा सकता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक हम देख रहे हैं एक टसल हो रही है PTI में, नई लीडरशिप पुरानी लीडरशिप, वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसमें एक बात ज़ेर बहस आ रही है कि कोशिश नहीं हो रही प्रॉपर बानी PTI को बाहर निकालने की जेल से। ये पुरानी लीडरशिप नई लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगा रही है, नई लीडरशिप उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, बट लीगल पर्सपेक्टिव से और सियासी पर्सपेक्टिव से भी, कंसिडरिंग आपको अच्छे तरीके से तमाम हिस्ट्री पता है पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल रहे हैं, क्या एक भरपूर कोशिश कर रही है PTI कि वो अपने मामला ठीक करे, अपने बानी को बाहर निकाले जेल से, या एक्चुअली ऐसी कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ इस पर, आई कांट कमेंट, पर मेरा ख्याल है उनके जो साथी हैं खान के, वो बाहर भी जो हैं, जो अंदर भी हैं, वो मुखलिस होंगे, पर खासी सख्ती हो रही है। सनम जावेद, डॉक्टर जो अपनी यास्मीन राशिद हैं या दीगर इनकी साथी हैं, इन पे बड़ी सख्ती हो रही है, ख़वातीन पे ख़ुसूसी तौर पे, और उनके लिए ज़रूर कोशिश और ज़्यादा करनी चाहिए इन्हें। खान फिर भी ठीक है, अपना उसका ही द सेंटर ऑफ इन हिज ओन वर्ल्ड एंड इन हिज ओन पार्टी ही इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए उसको तो फिर भी एक सहूलत ये भी होती है कि आप पे सारी कौम की नज़र हो, यू आर द टॉपिक वेदर यू आर इन जेल और नॉट। पर शाह महमूद के लिए बड़ी सख्त ये है जेल, और वो बड़ी अच्छी तरह गुजार रहा है, और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अच्छी गुजारी है। पर ये कहना ज़रा शायद अनफेयर ही हो, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर कोशिश करनी पड़ेगी। तो साहब, व्हाट डू यू थिंक, कितना अर्सा लगेगा जेल से बाहर आने में खान साहब को? देखें, ये तो बहुत, देखें इन्होंने ये किया, आपने बात की वो रेजोल्यूशन की जो अमेरिका ने कर दी है, जिसमें डिमार्च नहीं किया इन्होंने। मैं समझता हूँ डिमार्च करना चाहिए था, फॉर्मल वो है बात, बजाय ये कि आप नेशनल असेंबली को उनकी कांग्रेस से लड़ा दें। ये तो एग्जेक्टिव का मामला है टेक अप करने का। ये क्या हुआ कि आपकी कौमी असेंबली उनका क्या बिगाड़ लेगी, या उन्होंने तो बिगाड़ लिया, क्योंकि ये तो वाज़ेह बात हुई कि डोनाल्ड वो जो लू है वो कुछ भी कहे जाके सेनेट की कमेटी के सामने, बात तो हमारी है, हमने तो उस साइफर को करेक्ट माना है, उस साइफर में जो मैसेज दिया है उसको भी दुरुस्त माना है, क्योंकि हमने 2 मरतबा डिमार्च किया, हमने एहतजाज किया अमेरिका से उस मामले पे, साइफर पे। इस पे हमने डिमार्च नहीं किया, इस पे एहतजाज नहीं किया, एक करारदाद ही पास की है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो उसी दिन
जाके वज़ीर आज़म का कायदे इख्तलाफ से भी, हिज़्ब इख्तलाफ से भी मिलना और दीगर से भी मिलना, हाथ मिलाना जाके और कहना कि अगर जेल में आपको कुछ सहूलत नहीं है, कोई तंगी है तो हमें बताओ, हम बातचीत करने को तैयार हैं। ये उस वजह से इनको फॉरेन ऑफिस ने एडवाइस किया होगा कि ये करारदाद ज़रा सीरियस हो गई है। क्यों सीरियस हो गई है कि ये बाई पार्टीजन है। पहली तो बात है बाई पार्टीजन है। कोई बंदा पकड़ के ला के और सेनेटर्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो हाउस का दरवाज़ा, चाहे उसके सेनेट के ऑफिस के साथ वाला हो, वो अंदर जाके और या कांग्रेस में हाउस में जाके और वोट डाल दे। ठीक, ये लोगों में वहाँ कुछ फीलिंग हुई है, कुछ महसूस हुआ है कि यहाँ ज़्यादती हो रही है और ये इलेक्शन रिगिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इलेक्ट्रल वो जो कहा है ना कि इलेक्शन के शफाफ होने का भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये इस पे बहुत घबराते हैं। ये जिस वक्त नून लीग को आप कहेंगे डराना होना तो उनको कहें फॉर्म 45, आप फॉर्म 45 लेके आओ। फॉर्म 45 से इन्होंने एक बना लिया था तरीक़ेकार ही कि फॉर्म 47 पे अनाउंस कर दो रिज़ल्ट और फॉर्म 45 गायब रखो और बैग खुलने ना दो। राइट, एजाज एहसन साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। फैसल वाडा साहब ने मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली, ठीक किया उन्होंने? फिर उन्होंने तो जो किया सो किया, उनकी मर्जी है, उसको मैं ठीक किया। वो अगर खुश है कबूल भी हो गई माफ़ी, उनको माफ़ी मिल गई, कबूल हो गई, वो तो सजदे करते फिर रहे हैं, तो वो ये उनकी बात है। वे तो बहुत ही घबराए हुए नज़र आते थे। वो वहाँ टेलीविज़न पे इस तरह लगता है कि इनकी ये कोई मतलब है, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, एक शायर ने कहा। वहाँ तो लहजा ऐसा होता है, पर आज ही बेहतर है। पर ये है आप एनालाइज करें किसी जजमेंट को। मैंने आज किया है, एनालाइज किया है जजमेंट को, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनको 4-5 पॉइंट्स हैं आपके सामने। अभी आप सीटों का पॉइंट था, उसका पॉइंट था पार्टी को मुंतशर करने का, सेक्शन आर्टिकल 17 का पॉइंट था, सेक्शन 104 का था, आइन बालादस्त है कानून से, तो कानून से अगर मुतसादम है तो कानून ख़त्म हो समझा जाएगा। तो इस तरह की बात आप कर लें। पर जो उन्होंने कहा था कि हम खोपड़ियों पता नहीं क्या किससे पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, किसकी पगड़ियाँ और किसकी फुटबॉल, जो ये तो नाजायज़ बात थी। इस पर माफ़ी मिल जानी खुशकिस्मत है, ये खुशकिस्मत लोग हैं। राइट, खुशकिस्मत लोग हैं फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, एजाज एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत सारे मामलात पर हम देख रहे हैं कि लीगल प्रोसीडिंग के साथ साथ उनकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन भी है। आज के प्रोग्राम में हमने यही रिकैप करने की कोशिश की। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।